1893 की बात है। इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया ने हिंदुस्तान में वाइसरॉय को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि काउ स्लॉटर के ख़िलाफ़ यानी कि गौ कशी के ख़िलाफ़ जो मुहिम हिंदुस्तान में चलाई जा रही है वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ नहीं है, वो हमारे यानी कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मुसलमान गाय कम खाते हैं, हमारे सिपाही अंग्रेज़ सिपाही सिर्फ गाय खाते हैं। जी हाँ, ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि गौ कशी यानी कि काउ प्रोटेक्शन का जो मूवमेंट है वो अंग्रेज़ों को लगता था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ है और उन्हें लगता नहीं था। ऐसा बिल्कुल सच था। ये बात वाइसरॉय ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है, ये बात आर्मी की कई रिपोर्ट्स में लिखी गई है और ये कई जगह रिपीट हुई है। 1893 में ही वाइसरॉय ने ये लिखा था कि हिंदुस्तानियों को गौ कशी के नाम पर एक मुद्दा मिला है जिस पर हिंदुस्तान के सारे तबके बिल्कुल एक साथ हो गए हैं और 1857 से भी ज़्यादा ख़राब हालात पैदा हो सकते हैं। 1857 भी अगर आप याद करें तो उसमें भी ये बात आई थी कि गाय की चर्बी कारतूस पर लगाई जा रही है जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, यानी कि धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंच रही है। एक बार फिर 1890 के आसपास हिंदुस्तान के लीडरों ने यह सोचा, और इसमें मुसलमान, सिख और बाकी लोग भी साथ थे, कि लोगों को ये समझाया जाए कि अंग्रेज़ सिर्फ गाय का मांस खाते हैं और इसलिए वो उस गाय को जिसे भारतीय पूजते हैं उसको मार देते हैं। अगर आपको इसमें कोई शक है तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि उससे पहले यानी कि जब तक अंग्रेज़ हिंदुस्तान में नहीं आए थे तो आम तौर पर जो हुक्मरान मुसलमान थे वो भी गौकशी को बैन ही रखते थे। अगर बैन नहीं भी करते थे तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे कि उन इलाकों में जहाँ पर के हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं वहाँ पर गौ कशी नहीं होगी, यानी कि वहाँ पर गाय की कुर्बानी नहीं हो सकती है। ये एक पुराना कानून था जो सन 1800 के बाद धीरे धीरे ख़त्म किया जाने लगा, क्योंकि अंग्रेज़ कैंटोनमेंट में जहाँ पर अंग्रेज़ सिपाही रहते थे वहाँ पर उन्हें गाय चाहिए होती थी। 1921 की एक आर्मी की रिपोर्ट कहती है कि हमें अलग अलग कैंटोनमेंट में गाय काटने से रोका जा रहा है और अंग्रेज सिपाही को किसी भी तरीके से गाय का गोश्त चाहिए। बाकायदा ये जो सेंटेंस है वो था वी मस्ट हैव बीफ। तो ये बात 1920-21 में फिर से कही गई और इस पूरे दौरान अगर आप देखेंगे तो अखबार जैसे कि मशरक़, जैसे कि सूरत मुस्तकीम, जैसे कि हकीम अब्दुल करीम नाम के मुस्लिम आलिम, ये सब लोग लगातार गौकशी के ख़िलाफ़ काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट में साथ दे रहे थे हिंदुओं का, आर्य समाज का और दीगर तंजीम का। आप पूछेंगे फिर इसमें हिंदू मुस्लिम दंगा कैसे हो रहा था? इसका भी जवाब है। इसका जवाब ये है, जैसे हर दौर में होता है, कुछ लोग सरकार का साथ देते हैं पैसे के लालच में या फिर ओहदे के लालच में, यानी कि किसी बड़ी पोस्ट के लालच में। ऐसे में कुछ लोगों को ये लालच दिया गया कि तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा या फिर हम तुम्हें सस्ते में गाय दे देंगे, इसके बदले तुम इसको कुर्बान करो। और ऐसे में कुछ लोग जो इंग्लैंड वगैरह से पढ़कर आते थे उन लोगों में एक इस तरीके की सोच पैदा कर दी गई कि धर्म वर्म कुछ नहीं होता है, ये तो बैकवर्ड लोग मानते हैं, तो ऐसी चीज़ों पर हंगामा नहीं होना चाहिए। और इसमें हिंदू मुसलमान सब थे। तो वो जो अंग्रेज़ी तालीम वाले थे, उसके अलावा वो लोग जिन्हें पैसा मिल रहा था, वो लोग लगातार गौकशी को करवाने के लिए कैंपेन करने लगे, जिस वजह से कि काफ़ी दंगा फसाद हिंदुस्तान ने देखा 1890 के बाद से। क्योंकि अंग्रेज़ सरकार चाहती थी कि ऐसी भी एक लोगों की जमात खड़ी हो। अगर मैं उसे थोड़ा सा और करीब से आपको बताना चाहूँ, आप अगर थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालें कि 1893 में क्वीन विक्टोरिया का ये जो लेटर आया है यही वो दौर है, इसके बाद का 10 साल का वो दौर है जब अंग्रेज़ों ने तरह तरह से हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश की। मुस्लिम लीग बनी और अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन यानी कि पार्टीशन किया हिंदू और मुसलमान के बेसिस पर। अगली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1920 के बाद फिर से ये सवाल उठा जब गांधी जी का गौरक्षा मूवमेंट तेज़ हो गया था। फिर से अंग्रेज़ों ने, अगर आप देखें तो, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़वा दिए थे। हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े,
अचानक से 1930 आते आते आपके मुस्लिम लीग की कार्रवाइयाँ बढ़ती चली गई, वो मजबूत होती चली गई क्योंकि अंग्रेज़ उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगे। ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि अंग्रेज़ों को अपने लिए बीफ चाहिए था। बहुत से लोगों को लगता है कि बीफ का मुद्दा हिंदू मुस्लिम मुद्दा है। नहीं, बीफ का मुद्दा हिंदू मुस्लिम मुद्दा न था न है। और अब आप पूछेंगे आज़ादी के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको ये समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बीज होते हैं जिससे जो पेड़ उगते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होते। ऐसे में आप इस बात पर गौर कीजिए कि जो लोग अंग्रेज़ी तालीम वाले हैं वो ज़रूर इस बारे में बात करते हैं कि गौकशी एक राइट है, काउ स्लॉटर हो जाना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपने कभी किसी भी इस्लामिक स्कॉलर को, मुस्लिम आलिम को कभी ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि गौकशी एक राइट है। आमतौर पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े मदारिस में से एक देवबंद का आप पिछले 100-150 साल का अगर इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा देवबंद ने हमेशा गौकशी की मुखालफत की है। उसने हमेशा लोगों को ये समझाया है कि गौकशी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भी हिंदुस्तान में जहाँ भी आप अलग अलग जगह मुस्लिम उलमा को देखेंगे, उलमा मतलब जो कुरान और हदीस को पढ़ते हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि मुस्लिम उलमा ने कभी भी गौकशी का सपोर्ट नहीं किया, बल्कि हमेशा लोगों को रोका। पिछले 500-600 साल का इतिहास हमारे सामने है। जो लोग गौकशी की बात करते हैं वो आम तौर पर खुद ही या तो धर्म नहीं मानते हैं तो वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते ही नहीं हैं। वो लोग इंग्लैंड में पढ़े होते हैं, हिंदुस्तान में पढ़े होते हैं, तो किसी अंग्रेज़ी एजुकेशन का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो कुरान हदीस के लोग नहीं हैं। आप उनसे अगर बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। फिर से वापस हम आते हैं कि गौ रक्षा मूवमेंट क्यों शुरू हुए थे। तो गौ रक्षा मूवमेंट इसलिए शुरू हुए क्योंकि अंग्रेज़ फौजी बीफ खाते थे। गौ रक्षा मूवमेंट से उनकी सप्लाई लाइंस रोकी जा सकती थी, जो कि रोक दी गई थी। और उसके अलावा हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोग क्योंकि गाय को पूजते थे वो उनके ख़िलाफ़ भी हो जाते थे, इसलिए गौरक्षा मूवमेंट था और या वो आज भी है। और मुसलमान जब से इस मुल्क में मुसलमान हैं, आम तौर पर उन्होंने गौकशी की भी नहीं थी। उनके खाने में गाय बहुत इम्पॉर्टेंट रोल कभी अदा नहीं करती थी। वो बकरा खाते थे, बाकी चीज़ें खाते थे जैसे बाकी कौम भी हिंदुस्तान में खाती थी, लेकिन गाय उनकी स्टेपल डाइट यानी कि उनकी मेन जो खाना है वो कभी नहीं था। ये हमेशा यूरोपियंस का था और आज भी है। अगर आप यूरोप जाएं तो आज भी है, लेकिन हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया में ऐसा न कभी था। और आज भी अगर आप देखें तो कमोबेश यूपी में तो ये, अगर आप नॉर्थ इंडिया देखें तो यहाँ पर इस चीज़ का आज भी कोई ख़ास चलन नहीं है। ये एक अलग बात है कि अंग्रेज़ी लिखने पढ़ने वाले लोग अलग अलग जगह आर्टिकल्स में ऐसा क्लेम करते हैं कि एक राइट है, लेकिन ऐसा किसी चीज़ से साबित नहीं होता है।